हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकारों को समझा था, आधारभूत अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान। अब हम बाकी के दो सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। इसमें पहला प्रकार है ऐतिहासिक अनुसंधान। बच्चों, इस अनुसंधान पद्धति का उपयोग 19वीं सदी के अंत से और 20वीं सदी के प्रारंभ से माना जा सकता है। मुख्य रूप से इस पद्धति में यह देखा जाता है कि क्या था का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि क्यों और कैसे घटित हुआ इसका भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, ये कह सकते हो आप, क्या अचानक से नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है और उस इतिहास का अध्ययन किए बिना किसी भी घटना का विश्लेषण करना पूरी तरह से अनुचित है। तो इस रूप में समाज शास्त्र के अध्ययन में इस विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इस अध्ययन के अंदर उन सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, उनकी प्रामाणिकता या उनकी विश्वसनीयता को निर्धारित किया जाता है और ये देखा जाता है कि किसी उस घटना के या किसी भी घटना जिस पर शोध किया जा रहा है उसका उद्गम, विकास और परिवर्तन का क्रम क्या रहा है या उनमें आपस में संबंध क्या रहा है। एक समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी, थियोडोरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ऐतिहासिक अध्ययन में सूचना के स्रोत कानून, सार्वजनिक प्रलेख, प्रतिवेदन पत्र, जीवनियां, समाचार पत्र, व्यापारी आलेख, यात्रियों के संस्मरण, ऐसे जितने भी साहित्य या भौतिक अवशेष हैं, जैसे कुछ वस्तुएं, भवन, मुद्राएं, उनसे, उनके माध्यम से इनका अध्ययन या अनुसंधान किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो पद्धति है अनुसंधान की, ये सामाजिक संस्थाओं, समाज और सभ्यताओं की उत्पत्ति या उनके विकास, उनके रूपांतरण का अध्ययन करती है। अब बात आती है कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत जो स्रोत हैं कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे कि तथ्य और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो वो स्रोत हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो लेख पत्र या ऐतिहासिक साधन। लेखपत्र ऐतिहासिक तथ्यों की लिखित सूचना होती है जिनका आधार आराम से, जिनके आधार पे शोध किया जा सकता है, अन्वेषण किया जा सकता है और वो विश्वसनीय भी होता है। दूसरा है सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक इतिहास, जिनके अंतर्गत हम डायरियां ले सकते हैं, पत्र ले सकते हैं, संस्मरण ले सकते हैं, जीवन इतिहास, धार्मिक ग्रंथ हैं, आत्मकथाएं हैं या कुछ व्यापारिक समझौते अगर हुए हों वो हैं, परंपराएं हैं। तो इनसे क्या होता है कि अध्ययन में थोड़ी प्रामाणिकता आ जाती है और किसी भी समाज की संस्कृति को विश्लेषित करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। तीसरा स्रोत है साक्षी और विवेचनाएं। साक्षी जो भी हैं, एविडेंसेस हैं जो भी, और विवेचनाएं हैं, उनको आधार मान के भी ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और चौथा है अप्रकाशित प्रलेख। कुछ ऐसे प्रलेख होते हैं जो प्रकाशित नहीं हुए, कुछ ऐसी शोध रिपोर्ट होती हैं, कुछ हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं जिसको हम हस्तलेख कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोक साहित्य होते हैं, शिलालेख होते हैं, या कुछ सरकारी ऐसे भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि कभी पब्लिश नहीं हुए हैं। तो उन सबको हम काम में लेकर के ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं। अब ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति कैसे कार्य करती है, कैसे इस पद्धति के अंतर्गत शोध किया जा सकता है, तो कारण तो प्रक्रिया तो या चरण तो वही के वही है जो कि हम और भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। क्योंकि पहली बात तो यह कि इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में अतीत में घटित घटनाओं की उत्पत्ति का और विकास का या उन्हें जन्म देने वाली परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है और इस रूप में अतीत के माध्यम से वर्तमान को भी समझा जा सकता है।
तो विशेष घटनाओं के विकास में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी इससे किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है। और एक कारण है इसको महत्वपूर्ण मानने का कि समाज का इतिहास जितना पुराना होता है, प्राचीन होता है, उसका अतीत भी उतना ही गहन होता है। और अतीत के प्रभाव से तो कोई भी समाज आजाद नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा तो अनुसंधान पद्धति, जो ये ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति है, इसके माध्यम से ही हो सकता है। तो इसलिए यह पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में। फिर सामाजिक व्यवस्था का जो निर्माण करती हैं शक्तियां, उनके प्रभाव और उनके विकास का अध्ययन भी ऐतिहासिक पद्धति द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में वर्तमान को अतीत से भिन्न रूप में देखा जाता है। वर्तमान वो है जो कि आज है और कल से गुजर के निकला है ना। तो वर्तमान को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? अतीत को। तो अतीत वर्तमान को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन वो आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हमें इस ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए और किया भी जाता है। इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना है, समाजों, संस्थाओं, सभ्यताओं का अध्ययन करना है, उनके परिवर्तन का अध्ययन करना है, उसकी विकास यात्रा का अनुभव करना है। फिर सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन आने से उसकी सामाजिक संरचना बदलती है, संगठन बदलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो उन सब का अध्ययन भी ऐतिहासिक शोध विधि से किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज, संस्कृति या उसके विभिन्न प्रकरणों से उत्पत्ति जो भी है या विकास है, उन सब के अध्ययन में ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का बहुत अधिक महत्व रहा है, योगदान रहा है। दूसरा जो अनुसंधान का प्रकार है वो आनुभाविक अनुसंधान पद्धति। अब यह आनुभाविक अनुसंधान पद्धति क्या होता है, इसको ऐसे समझें। सभी समाजशास्त्री चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण हो जो सत्य हो, प्रमाणित हो, विश्वसनीय हो, और इसके चक्कर में वो बहुत सारे सिद्धांतों के निर्माण करते रहते हैं। डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत के आने के बाद ऐतिहासिक पद्धति का सिद्धांत का प्रभाव देखा गया। फिर देखा कि बहुत सारी चीजों के कारण प्राकृतिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्रीय विज्ञानों का निर्माण करने में ऐतिहासिक पद्धति सक्षम नहीं रही। तो इस कमी को दूर करने के लिए समाजशास्त्रियों का ध्यान गया आनुभाविक पद्धति की ओर, जो कि है एम्पिरिकल मेथड, रिसर्च एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड क्या होता है? गुड एवं हट ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दो प्रकार के अनुसंधान बताए, एक तो शुद्ध और एक व्यावहारिक। तो जो शुद्ध अनुसंधान है वो तो तार्किक होता है, और जो व्यावहारिक अनुसंधान है वो अनुभव मूलक होता है। अनुभव के आधार पे मौलिक आधार इसका इंद्रियों की सहायता से तथ्य एकत्रित करना है। इसका जो ज्ञान प्राप्ति का आधार है इस पद्धति में, वो इंद्रियों से जो अनुभव होता है उससे जो अवलोकन होता है, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, तथ्य निकल के आते हैं, वह ही तथ्य हमारे इस शोध पद्धति के लिए आधार बन जाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखो, आनुभाविक अनुसंधान पद्धति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अनुभव पर आधारित अनुसंधान पद्धति। अनुभव पर आधारित अनुसंधान पद्धति, और ये वो पद्धति है जो समाजशास्त्र अध्ययन में अनुभव पर ही जोर देती है। अनुभव क्या है? अनुभव वो विश्वास है, वो जो धारणा है, जो वो मानी जाती है कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान को अनुभव के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुभववाद जो है वो तर्कवाद और आदर्शवाद का आलोचक भी है, विरोधी भी है। सामान्य तौर पर अनुभविक शोध पद्धति में विकसितवाद को ही अनुभववाद कहते हैं, और अनुभववाद सत्य और वास्तविक है, इसलिए इसमें इंद्रिय प्रयोगों का या परीक्षणों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अब इस अनुभविक अनुसंधान पद्धति का आधार क्या है? इसका आधार है, सबसे पहला तो दो भागों में हम इस पद्धति को बांट सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जो इसका आधार है या मान्यताएं हैं वो तो ये है कि पहला तो इंद्रियों के ऊपर बहुत निर्भरता है। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सब अनुभविक ज्ञान है।
दूसरा प्रायोगिक आधार है। कोई भी सिद्धांत तब स्थापित होता है जब उसका अनुभव के आधार पर पुष्टि कर दी जाए, उसको प्रूव कर दिया जाए, उसको स्थापित कर दिया जाए। तीसरा इन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वास को उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है जब वो अनुभव से पुष्ट होते हैं, यानी कि प्रयोगों से सिद्ध हो जाते हैं। और ये जो प्रणाली है, ये इसका जो दूसरा पक्ष है वो है नकारात्मक मान्यताएं। हालांकि ये प्रणाली सांख्यिकी सार्थकता या गणितीय व्याख्या पर भी जोर देती है, पर इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि ये जो पूरी तरह से शुद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं हैं उनको अस्वीकार कर देती है। ये तर्कवाद को अस्वीकार करती है, बौद्धिकवाद को अस्वीकार करती है, अनुमान को, अंतः प्रज्ञा को, व्यवस्थित बुद्धिवादी तर्क, अमूर्तता को ये स्वीकार नहीं करती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अनुभविक अनुसंधान पद्धति का उपयोग और महत्व तो है ही, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्या महत्व है इसका? कि जो भी अध्ययन किए जाते हैं अनुभविक अनुसंधान पद्धति से, वो बहुत ही वास्तविक होते हैं। उनके अध्ययनों को यथार्थ और विश्वसनीयता पर शंका नहीं की जा सकती। इनकी सत्यापनशीलता का इन पर गुण होता है, यानी कि आप चाहें तो इन्हें दोबारा से चेक कर सकते हैं। फिर वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन भी किया जाता है, इसमें क्रियात्मकता पाई जाती है, यानी कि अर्थ के भ्रम को, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं लेकिन इसके अंतर्गत उस शब्द की पूरी परिभाषा देते हुए और उसको स्पष्ट किया जाता है। किंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें अध्ययन थोड़ा सीमित हो पाता है, इसमें तर्कवाद बौद्धिकवाद नहीं होता है, जबकि सत्य यह है कि मानव का जो विज्ञान है वो तर्कवाद पर आधारित है। तो ऐसे कुछ विरोधाभास हैं इन दोनों ही अनुसंधान की पद्धतियों में। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पर आपका यह टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम अगला लेक्चर अगले टॉपिक पर देंगे। धन्यवाद।